बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पढ़ाई करो लर्न पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के हम यूनिट आज आपका जो 4 है इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। आपकी 3 यूनिट मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी इसकी क्लास आप ले सकते हैं। आज की क्लास में हम यूनिट जो है 4 हम कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं केवल जो इसमें 5 से 6 ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं सभी क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ। टोटल इसमें आपके 8 आपके यूनिट है। तो आज हम चौथी यूनिट करा ही रहे हैं। बहुत ही शीघ्र सारी की सारी इसकी जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि मेरे चैनल पर जो है बहुत ही लेट से जुड़ रहे हैं तो आप जाकर हमारी क्लासेस जो है सारी अब ले सकते हैं। कोई भी हमारी क्लास पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री में सारी की सारी एक क्लासें हमारी जो है अवेलेबल है। आप जाकर सारी क्लासें अब ले सकते हैं, जो भी अपना जो है सब्जेक्ट आप ले रखे हो। चलेगा बहुत ही तीव्र गति से। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के यूनिट 4 को भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस पर बीए की ऑल सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूं, वो भी ऑल सब्जेक्ट की। एकदम फ्री में हमारी सारी की सारी क्लास अवेलेबल हैं। आपको कहीं पर जो है बैच लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बीए की तैयारी आप एकदम फ्री में जो है कर सकते हैं, बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई जो है आप जो है सीरीज वगैरह खरीदे। चलेगा। हमने फर्स्ट यूनिट में मैंने अब पढ़ाया था आपको कि जो है सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी अवधारणा, इसकी प्रकृति मैंने पढ़ाया। फिर दूसरा यूनिट था, इसमें सामाजिक परिवर्तन की कुछ इसके प्रकार थे, जैसे कि विकास, प्रगति और क्रांति। तीसरा यूनिट मैंने आपको बताया था सामाजिक परिवर्तन के कुछ रेखीय सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत है, जनसांख्यिकीय सिद्धांत है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, सामाजिक परिवर्तन, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाए थे। चौथा जो आज की हमारी क्लास है, चौथी यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं आपको पढ़ना है। जैसे कि सांस्कृतिकरण क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पश्चिमीकरण क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, और धर्मपेक्षीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इसके दोनों की अवधारणा, इसके प्रभाव, और जो है संकीर्णीकरण क्या है, और जो है सार्वभौमिकीकरण क्या है। तो ये सब जो है आज हम सारे के सारे इसमें के क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। ठीक है, टोटल इसमें जो है 7 क्वेश्चन है। तो चलेगा। सबसे पहले जो है सांस्कृतिकरण क्या है इसको समझो। सांस्कृतिकरण की यदि हम बात करें तो सांस्कृतिकरण की जो है प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न जाति का सदस्य अथवा जो है वह जाति अपने से उच्च जाति यानी उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमान का जो है अनुकरण इसीलिए करती है ताकि उसकी भी स्थिति जो है, उसकी जो परिस्थिति है उच्च हो जाए। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि जो है प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा और शब्द का समाजशास्त्री विवेचन एम एस श्रीनिवास ने किया था इन्हीं के द्वारा जो है परिभाषित इस शब्द का विवेचन अधिक जो है उचित होगा। तो सांस्कृतिकरण क्या है, यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में बात करें तो सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति का जो है सदस्य, मतलब जो कोई नीची जाति का कोई जो है व्यक्ति है, ठीक है, अथवा जो है जाति, वह जो है उच्च जाति यानी जो है ऊंची जाति जैसे कि ब्राह्मण वगैरह, उन जातियों के जो व्यवहार है, उनके उनके जो प्रतिमान है उनका अनुकरण करने लगे। उन्हीं की तरह जो है अपने जो है खान पीन को ढाल ले, पहनावे को कर ले, ठीक है, उन्हीं प्रकार अपने आप को जो है ढाल ले ताकि उनकी भी जो परिस्थिति है ऊंची की तरह दिखने का प्रयास करें, फिर जो उसी तरह दिखे। तो यही क्या है, सांस्कृतिकरण है। इस सांस्कृतिकरण की जो अवधारणा है एम एस श्रीनिवास ने दिया है, और भी इसको हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे आगे भी। तो सांस्कृतिकरण क्या है, सांस्कृतिकरण एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो है निम्न जाति अथवा जो है जनजाति, मतलब जो है निम्न जाति मतलब नीची जाति का कोई व्यक्ति या फिर जो है लोग, उच्च जाति मतलब जो है ब्राह्मण पंडित वगैरह, ठीक है, ठाकुर, तो उन जातियों के, ऊंची जातियों के रीति रिवाज, उनके अनुष्ठान, उनकी जो विचारधारा है बड़ी जातियों की, ऊंची जातियों की, और उनकी जो जीवन शैली है तो उनकी नकल करें नीची जातियों के लोग, ठीक है, नकल करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी भी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है प्राप्त की जा सके, ठीक है, वो भी जो है बड़ों की तरह है, ऊंची जातियों की तरह दिखने का प्रयास करें, मतलब वो भी दिखे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। इस अवधारणा को एम एन श्रीनिवास ने 1950 के दशक में जो है लोकप्रिय बनाई थी। और भी इसकी यहाँ से एक परिभाषा दी हुई है, सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति के लोग उच्च जातियों के जो है तौर तरीके को जो है अपनाते हैं। जैसे कि जो है ऊंची जातियों के जो है भोजन कैसे खाते हैं, उनका पहनावा कैसा है, उनकी धार्मिक प्रथाएं क्या है, उनका सामाजिक व्यवहार क्या है, तो ये सब चीज़ों को नीची जातियों वाले जो लोग हैं उनकी जो है ऊंची जाति वाली की जो रीति रिवाज है, उनके जो कर्मकांड है, जो उनका खान पियन है, उनकी जो प्रथाएं हैं, जो उनकी पूजा पद्धति है, उन सभी को
अपने आप में भी ढालते हैं, अपना भी उन्हीं प्रकार जो है अपने आप में ढालते हैं, मतलब ये होता है वे भी जो है उन्हीं की तरह जो है सारे रीति रिवाजों को निभाते हैं, पूजा पद्धति को अपनाते हैं, उसी प्रकार करते हैं। और यह माना जाता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से वे अपने सामाजिक स्थिर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, फिर जो उठा सकते हैं। तो इसी के लिए जो है वे जो है ऊंची जातियों का जो है प्रयास करते हैं, उन्हीं की नकल करते हैं, उन्हीं के जो है रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ताकि उनकी भी जो है सामाजिक स्थिति जो है समाज में ऊंची हो सके। इसी को हम कहते हैं सांस्कृतिकरण। यहाँ से लिखा भी हुआ है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति को जो है ऊपर उठा सकते हैं, और उच्च जातियों के सम्मान जो है वो भी अपने हिसाब से उनको भी जो सम्मान प्राप्त कर सके, इसी को हम जो है सांस्कृतिकरण कहते हैं। आशा करता हूँ आपको इस जो है परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अभी मैंने आपको जो है सांस्कृतिकरण की परिभाषा समझाया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो सांस्कृतिकरण क्या है? सांस्कृतिकरण जो है जब निम्न जाति का लोग या फिर जो है कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी ऊंची जातियों के जो है रीति रिवाज, उसके कर्मकांड, उसकी पूजा पद्धति, उसके खान पीन, उसके कपड़े का पहनावा, उसकी जब नकल करता है, उसके अनुसार अपने आप को भी जो है कपड़ा वो भी पहनता है, उसी प्रकार खाना का जो है पद्धति, खाना पीन वो भी जो अच्छा करता है बड़ी जातियों की तरह, पूजा पद्धति में भी जो है लगन हो जाता है, पूजा पद्धति की तरह पूजा में भी भाग लेता है, पूजा करता है, अपना पहनावा भी जो है बड़ी जातियों की तरह जो है पहनावा भी करता है, ताकि उसकी भी स्थिति समाज में ऊँची हो सके। इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। चलेगा, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। और भी यहाँ से एम एन श्रीनिवास ने भी इसकी परिभाषा लिखा है सांस्कृतिकरण की। सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जो है नीच हिंदू जाति, मतलब जो कोई भी जाति का हो सकता है, हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म का, क्योंकि सभी जो है धर्म में जो है ऊंच नीच की जो है भावना है, ठीक है। तो किसी भी धर्म का हो सकता है, तो किसी भी धर्म का जो नीच व्यक्ति है, मतलब जो है जिसकी स्थिति नीची है, तो वह जो है, या फिर जनजाति कह सकते हो, तो वह जो है समूह या फिर जो है वह व्यक्ति किसी ऊंची जो है जाति के व्यक्ति के जो है व्यवहार, उसकी पद्धति, ठीक है, उसको रीति रिवाज, उसके कर्मकांड, उसकी विचारधारा, उसकी जीवन पद्धति को भी जो है उसी प्रकार अपने आप को जो है बदलता है। इसी को हम जो है क्या कहते हैं? सांस्कृतिकरण। इतना आपको लिखना है। फिर इसमें आधुनिकीकरण क्या है और पश्चिमीकरण क्या है, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आधुनिकीकरण क्या है, पश्चिमीकरण। तो सबसे पहले आधुनिकीकरण क्या है इसको समझ लो। तो आधुनिकीकरण का अर्थ है किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक और जो है राजनीतिक रूप से जो है विकास करना। तो आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण है कि किसी जो है समाज का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो है राजनीतिक रूप से जो है विकास करना समाज का, यही आधुनिकीकरण है। जिसमें जो है वैज्ञानिक पद्धति, प्रौद्योगिकी, शिक्षा का उपयोग जो इसमें शामिल है। तो किसी न किसी माध्यम से समाज का विकास करना, चाहे विज्ञान के जो है क्षेत्र से, या फिर जो है प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर, या फिर शिक्षा का जो है उपयोग करके, शिक्षा का विस्तार करके किसी न किसी तरह समाज का जो विकास किया जाता है, चाहे वह सामाजिक विकास हो या फिर राजनीतिक रूप से विकास हो या फिर आर्थिक रूप से विकास हो, तो यही आपका आधुनिकीकरण कहलाता है। इतना आपको लिखना है। यह एक जो है व्यापक प्रक्रिया है जो किसी भी समाज पर जो है लागू हो सकती है, और चाहे वह जो है पश्चिम की हो या फिर जो है गैर पश्चिमी हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आधुनिकीकरण। अब पश्चिमीकरण क्या है इसको भी समझ लो। पश्चिमीकरण का अर्थ होता है कि पश्चिम देश की जो है संस्कृति, वहाँ के मूल्य, वहाँ की जीवन शैली को अपनाना। मतलब जो है जो हमारी पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है, आपने अब देखा होगा फिल्मों से लेकर जो है पहनावे से लेकर छोटे छोटे कपड़ों का रीति रिवाज आ गया है। तो पहले क्या है, ये जितने भी रीति रिवाज आए हैं छोटे कपड़ों का, ये इंडियन कोई भी कल्चर नहीं है, ये बाहरी जो है पश्चिमी कल्चर है, जिसको देखकर हमारे सबसे पहले जो है मूवी में इसका प्रयोग हुआ, फिल्मों में इसका यूज हुआ, धीरे धीरे जो है जो समाज के लोग हैं उसको भी जो है यूज करने लगे। पहले की आप मूवी देखा होगा आपने, जो है साड़ी में अधिकतर आपको मूवी मिलेंगी। अब की मूवियाँ पहले की मूवियों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि पहले जो क्या था, पश्चिमीकरण नहीं हुआ था, अब क्या है, पश्चिमीकरण हो गया है। तो इसी के कारण जो है पश्चिमीकरण के कारण ही जो है क्या है कि पश्चिमीकरण की वहाँ की जो संस्कृति है, मान लो जो है चाइना में लोग जो खा लेते हैं, सब चीज़ खा लेते हैं, मीट वगैरह खा लेते हैं। आप किसी और जो है देश चले जाओ, अलग अलग देश चले जाओ, तो वहाँ का पहनावा कैसा है, कहीं पर छोटे कपड़े, कहीं पर जो है पूरा ढका होता है। तो दूसरे देशों की जो संस्कृति है, वहाँ की जो मूल्य है, वहाँ की जो रीति रिवाज है, वहाँ की जो जीवन शैली है, तो इसको जब अपने देश में अपनाना या फिर उसी को जो है अपना लेना, उनकी जीवन शैली को पश्चिमी देशों की,
तो इसी को हम कहते हैं पश्चिमीकरण। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है पश्चिमी प्रौद्योगिकी, शिक्षा, राजनीतिक प्रणालियों को अपनाना भी इसमें जो है शामिल है। तो पश्चिमीकरण में ये यही नहीं है कि इसमें केवल जो है सांस्कृतिक मूल्य, जीवन शैली को ही अपनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ जो है जो शिक्षा का विस्तार है, जो प्रौद्योगिकी है, इसका भी जो है इसमें इसको भी अपनाना, ये सब चीज़ें इसमें जो है शामिल हैं। तो इसमें यदि हम डिफरेंट की बात करें, इसमें हम अंतर की बात करें, तो इसके बीच में अंतर क्या है? आधुनिकीकरण एक जो है व्यापक प्रक्रिया है जो किसी भी समाज पर जो है लागू हो सकती है। लेकिन पश्चिमीकरण क्या है? आधुनिकीकरण मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है समाज का कल्याण करना है, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, फिर आर्थिक रूप से हो, फिर जो है, ठीक है, तो किसी ना किसी रूप से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से लेकर हो, तो समाज का भला करना, कल्याण करना उसका आधुनिकीकरण है। जबकि पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिम देशों की जो संस्कृति है, पश्चिमी जो देश हैं उनकी जो कल्चर है, उनका जो पहनावा है, उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो खान पीन है, तो उस कल्चर को अपनाना यही पश्चिमीकरण है। ठीक है, तो पश्चिमी देशों की संस्कृति, उसको मूल्य को अपनाने की प्रक्रिया को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। फिर इसके बीच में एक अंतर है, आधुनिकीकरण का उद्देश्य जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक विकास करना है। जबकि पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण का उद्देश्य है कि पश्चिम की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कल्चर है, उसको अपनाना है। फिर इसका एक और भी अंतर दिखा हुआ है कि आधुनिकीकरण जो है सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। आधुनिकीकरण जो क्या है, जो है ये जो है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जबकि पश्चिमीकरण को जो है अक्सर नकारात्मक रूप में जो है देखा जाता है, क्योंकि यह जो है गैर पश्चिम संस्कृति के लिए जो है हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की रीति रिवाज अलग है दूसरे देशों की, वहाँ किसकी जो है पूजा आराधना करते हैं, फिर किसी अन्य भगवान को मानते हैं, तो उसी पद्धति को यदि अपने आप देश में करोगे तो ये गलत होगा। इसीलिए इसे को जो है हमेशा नकारात्मक ही माना जाता है। ठीक है, चलेगा। अब हम अगला एग्जाम्पल के लिए यहाँ से लिखा हुआ है, किसी देश में आधुनिक जो है तकनीकी का उपयोग करना आधुनिकीकरण का उदाहरण है। और किसी देश में पश्चिमी कपड़े, यानी जो पश्चिम देशों के जो लोग कपड़े पहनते हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ पहनते हैं, जो औरतें पहनते हैं, वहाँ के जो इंसान पहनते हैं, तो वहाँ का जो पहनावा है, ठीक है, और वहाँ के जो संगीत है, तो उनका जो है सुनना, या फिर उनके जो है कपड़े का जो पहनावा है, अपने भी यहाँ आप उनके अनुरूप उसी प्रकार के कपड़े को पहनना, ये क्या है? ये है पश्चिमीकरण। पश्चिम देशों की संस्कृति को अपनाना, उनके तरह के कपड़े पहनना, छोटे छोटे, ठीक है, कटे फटे, तो ये सब क्या है? यही आपका है पश्चिमीकरण। ठीक है, चलेगा। फिर इसमें क्वेश्चन कि धर्म जो है निरपेक्षीकरण क्या है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। एक होता है धर्म निरपेक्षीकरण, एक होता है धर्म निरपेक्षता। ठीक है, दोनों को यहाँ से हम करा देंगे। तो धर्म निरपेक्षीकरण क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। धर्म निरपेक्षीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके तहत समाज, राजनीति, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से जो है धर्म का प्रभाव जो है कम हो जाता है। मतलब जो है धर्म निरपेक्षीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा, राजनीति, सार्वजनिक जीवन में जो है धर्म का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। और यह तर्क जो है वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता और जो है मानवतावादी मूल्यों को जो है बढ़ावा देता है। मतलब जो है जो आपके धर्म के अनुसार जो लोग सोचते हैं, ठीक है, जैसे कि जो है आपने देखा होगा पहले जो चेचक निकलते थे, ठीक, अभी भी जो है देहात वगैरह में उनको माताजी मानते हैं। जबकि चेचक की जब खोज हुई, ठीक है, तो एक प्रकार की वो वायरस है जिसको बताया गया है। तो धर्म के नज़रिए से कोई चीज़ जब देखी जाती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं देखा है, तो उसमें जब से जो है मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण आया है, तो किसी भी तर्क को वैज्ञानिक जो है क्षेत्र के हिसाब से देखा जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से देखा जाता है, वैज्ञानिक सोच के अनुसार देखा जाता है। तो इससे क्या हुआ है कि धर्म का जो प्रभाव है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं धर्म निरपेक्षीकरण। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। अब इतना जो है आपको लिखना है कि धर्म निरपेक्षीकरण प्रक्रिया वह है जिसके तहत जो है समाज, राजनीति, शिक्षा और जो है सार्वजनिक जीवन में धर्म का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और तर्क, वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता और मानवतावादी मूल्यों को जो है बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं धर्म निरपेक्षीकरण। इतनी सी परिभाषा आपको जो है लिखना है। तो धर्म निरपेक्षीकरण क्या है? धर्म निरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत जो है समाज, राजनीति, शिक्षा और जो है सार्वजनिक जीवन से धर्म का प्रभाव जो है कम हो जाता है और तर्क, वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता और मानवतावादी मूल्यों को जो है बढ़ावा मिलता है। इसी को हम धर्म निरपेक्षीकरण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको अपने एग्जाम में जो है लिखना है।
मान लो कोई भी एग्जाम्पल आप मान लो, तो आपने देखा होगा पहले जो चेचक निकलते थे, अभी भी निकलते हैं, अभी भी गांव वगैरह के लोग जो है इनको माताजी मानते हैं, जबकि वो एक प्रकार का वायरस है, जबकि उसकी खोज भी हो चुकी है, उसकी जो है इलाज भी कराया जाता है, लेकिन अभी भी जो है एक धर्म के अनुसार देखते हैं उसको। तो यही आपका जो है एक सोच है, जबकि धर्म स्वेशीकरण यही कहता है कि धर्म स्वेशीकरण जो है ये कहता है कि जब से जो है वैज्ञानिक सोच बढ़ी है, उसको बढ़ावा मिला है, ठीक है, आधुनिकीकरण आया है, तब से जो है जो धर्म है उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। यही आपका जो है धर्म निरपेक्षीकरण है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। आपने देखा होगा जब चंद्रग्रहण लगता है तो घर पर जो खाना रहता है तो उसको लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो उस समय देखते हैं कौन सा राहु केतु कौन अच्छे है कौन नहीं, तो ये सब चीज़ें देखा जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जब से साइंस डेवलपमेंट हुआ है, आधुनिकीकरण आया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जब कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादी जो सोच है, उसको कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी हद तक जो है कम किया गया है, ठीक है। पहले लोग, आपने भूत का ही एग्जांपल रख ले, तो पहले जो है भूत को भी लोग ज़्यादा मानते थे, डर से जो है डरते भी थे, लेकिन जब से साइंस डेवलपमेंट हुआ है, भूत तो केवल जो है पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी के रूप में ही देखता है। तो कहीं ना कहीं देखा है जब से जो है साइंस डेवलपमेंट हुआ है या फिर इसका जो विस्तार होता जा रहा है साइंस का, तो धीरे धीरे जो रूढ़िवादी जो सोच है उसको जो है धीरे धीरे खत्म करने का काम जो है आधुनिकीकरण और जो है वैज्ञानिक सोच जो है कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको जो है धर्म निरपेक्षीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो धर्म निरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत जो है समाज, राजनीति, शिक्षा और जो है सार्वजनिक जीवन से धर्म का प्रभाव कम हो जाता है और तर्क, वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता, मानवतावादी मूल्यों का जो है प्रभाव बढ़ता है। इसी को हम धर्म निरपेक्षीकरण कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर देखिएगा, फिर इसमें दिया कि धर्म निरपेक्षता क्या है, इसको भी समझ लो। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर सम्मान करना, बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना। यहाँ से परिभाषा देख भी लो। धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है या नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी होगा, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान दृष्टिकोण अपनाए और किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। इसी को हम कहते हैं धर्म निरपेक्षता, ठीक है। बिना किसी एक धर्म का सहारा लिए, ऐसा नहीं कि आप अपने ही धर्म का जो है साथ दो, दूसरे धर्म के लोग को जो है उसका जो है सहायता न करो, उसको मारो पीटो, तो ये सब चीज़ नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को आदर सम्मान करना बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए। चलेगा, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, इसको समझो। वैश्वीकरण से तात्पर्य है विश्व की आवश्यकताओं में एकीकरण की प्रक्रिया से है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक आपदा संबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब वैश्वीकरण क्या है, इस तरह से समझो। देखो, वैश्वीकरण के माध्यम से ही आपने देखा होगा, जैसे कि चाइना है, तो चाइना से क्या है, वहाँ से चीज़ें जो बनती हैं क्योंकि सस्ती मिलती हैं, तो वहाँ से जो है माल वहाँ से लाया जाता है, क्योंकि मोबाइल वगैरह सबसे ज़्यादा अगर आया है तो चाइना से ही आया है। तो वहाँ की चीज़ें जो है अपने देश में भेजी जाती हैं, और यहाँ से जो कि ज़्यादा जो चीज़ उतारना होता है, जैसे कि चावल गेहूँ यहाँ पर ज़्यादा होता है, गन्ना भी जो है भारत में अच्छा खासा होता है, तो यहाँ से जो चीज़ें होती तो दूसरे देशों में भेजी जाती हैं। तो एक और आपका जो है जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ये जो संभव हो पाता है वैश्वीकरण के द्वारा ही संभव हो पाता है, ठीक है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि ये अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक आपदा प्रतिबंधित आदान प्रदान, ठीक है। वस्तु का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, पूंजी का आदान प्रदान, यही क्या है, वैश्वीकरण है। सिंपल सी परिभाषा। वैश्वीकरण जो है तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न ना किया जाए, मतलब इसमें जो देश है कोई जो है इसमें बेड़ी ना लगाए, उसको रोके ना, तभी ये संभव है। इन्हें कोई भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें जो है सभी देशों का विकास हो और समान नियम के जो है अनुशासन में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार, अपने निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही जो है धारा में प्रभावित होते हैं। तो यही आपका वैश्वीकरण है, ठीक है। सिंपल से परिभाषा। तो वैश्वीकरण के माध्यम से जो है आपने देखा होगा वहाँ की जो कल्चर है, तो वैश्वीकरण के माध्यम से धीरे धीरे जो है वहाँ की जो बोली भाषा है तो उसको भी धीरे धीरे जो है सीख लेते हैं लोग, ठीक है। तो वैश्वीकरण के माध्यम से ही तो कपड़े वगैरह भी आए हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे थोड़ा नहीं आ जाएंगे, जब किसी चीज़ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा तभी तो आएंगे। तो वहाँ की जब दूसरे देशों की जो कल्चर है, वहाँ के कपड़े भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे पश्चिमीकरण ही तो हुआ है।
तो यही आपका वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण पश्चिमीकरण थोड़ी थोड़ी इसी से रिलेटेड आपकी परिभाषा रहेगी, ठीक है। यानी पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण है पश्चिम के देशों की संस्कृति को अपनाना, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है? दूसरे देशों से व्यापार करना, यहाँ से भेजना, आदान प्रदान करना चीज़ों का, ये होता है वैश्वीकरण। इसी के द्वारा संभव हो पाता। तो जाहिर सी बात है, दूसरे देशों से जब व्यापार करोगे तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर, वहाँ की मूल्य, वहाँ की वस्तुएं तो अपने देश में तो लाओगे ही। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ की संस्कृति को भी जो है अपनाने का कार्य जो है वैश्वीकरण करती है। तो ठीक इस तरह से आपको लिखना है, चलेगा। और हम देखेंगे फिर इसमें है संकीर्णीकरण, ठीक है। संकीर्णीकरण और जो है सार्वभौमिकरण, ये क्या है? तो ये ऐसी अवस्थाएं हैं जो बताती है कि संस्कृत तत्व किस तक जो है फैलते हैं और बदलते हैं, और विशेष रूप से किसी समाज में छोटी और जो है बड़ी परंपराओं के संदर्भ में। तो सार्वभौमिकरण क्या है? सबसे पहले इसको समझो। सार्वभौमिकरण जो है वह प्रक्रिया है, ठीक है, वह प्रक्रिया है जहाँ एक छोटी परंपरा, मतलब जो है सार्वभौमिकरण वह प्रक्रिया है जहाँ एक छोटी परंपरा, जैसे कि स्थानीय लोक संस्कृत हो गया है, जो ठीक है, जो लोगों के जो है जो कल्चर होती है, ठीक है, और जो है छोटी परंपरा वह प्रक्रिया है जहाँ एक छोटी परंपरा के तत्वों को एक बड़ी परंपरा, यानी जो है कहीं की परंपरा है एक छोटी सी, ठीक है, तो उसके छोटी सी परंपरा के तत्वों को एक बड़ी परंपरा में समाहित किया जाता है। किसी परंपरा है छोटी सी, ठीक है, तो उसकी परंपरा को विस्तार जब किया जाता है, एक बड़ी परंपरा में समाहित जब किया जाता है, इसी को हम कहते हैं सार्वभौमिकीकरण कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। और संकीर्णीकरण क्या है? ये उल्टा है जस्ट इसकी। ये क्या है? एक बड़ी परंपरा की जो है रीति रिवाज को एक छोटी सी जो है कुलीन में जो है स्थानीयकृत किया जाता है, उसमें बदला जाता है, तो ये संकीर्णीकरण होता है। शब्द से स्पष्ट हो जाता है, संकीर्ण का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है विस्तार करना। तो किसी जो है परंपरा का, छोटी सी परंपरा का बड़ी परंपरा में विस्तार करना, उसको समाहित करना, कुलीन या फिर जो है सर्व क्षेत्रीय संस्कृति में समाहित करना, यही होता है सार्वभौमिकीकरण, ठीक है। यहाँ से फिर जो है संकीर्णीकरण दिया हुआ वह प्रक्रिया है जहाँ एक बड़ी परंपरा के तत्वों को एक छोटी परंपरा के भीतर अनुकूलित और स्थानीयकृत किया जाता है, इसको हम कहते हैं संकीर्णीकरण। सिंपल सी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से जो कि एक परिभाषा और भी दी हुई है, क्योंकि मैकी मैडियट ने सार्वभौमिकरण की परिभाषा को स्पष्ट किया है। जब लघु परंपरा के तत्व, यानी जो है जब लघु परंपरा यानी कोई छोटी सी परंपरा है, जैसे कि देवी देवता, प्रथाएं, संस्कार आदि, तो ऊपर की ओर जो है बढ़ते हैं और उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, ठीक है, तो उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उनका मूल जो है स्वरूप परिवर्तित होता है और बृहद परंपरा के रूप में जो है पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इतना आपको लिखना है। यानी जो है एक छोटी सी कोई परंपरा है, वह धीरे धीरे जो है उसका विस्तार पूरे समाज में हो जाते हैं, एक बृहद समाज में, तो इसको हम कहते हैं सार्वभौमिकीकरण। जबकि आपका संकीर्णीकरण क्या है? एक बड़ी परंपरा का जो है छोटा हो जाना, चलेगा। और भी हम देखेंगे यहाँ से कितने आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक है। ये भी आपके चैप्टर जो है पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला जो रहेगा यूनिट हमारा 5 रहेगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो 4 आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है क्लास। 5 की क्लास जो है कल आ जाएगी बहुत ही शीघ्र, एक वीक के अंदर सारी की सारी क्लास सोशियोलॉजी हमारी समाप्त हो रही है। जियोग्राफी की हम क्लास करा रहे हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि हम कवर करा रहे हैं। सभी बीए के जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे मैं सभी की क्लास चैप्टर्स कराऊंगा। एग्जाम से पहले मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, पिछले 3 वर्षों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यदि कोई पर्सनल मुझसे कोई बातचीत करनी है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।